कविता शिक्षण भाग 1 में हमने बताया कि कविता क्या है, कविता में क्या निहित है, कविता कैसे लिखी जाती है, क्या सभी लोग कविता लिख पाते हैं। इन सब जिज्ञासाओं के साथ ये भी बताया कि कविताओं में सभी प्रकार के भाव होते हैं, दुख के भी होते हैं, सुख के भी होते हैं, अचरज के भी होते हैं, हैरानी के भी होते हैं, खुशी के भी होते हैं। सभी प्रकार के भावों को समझने के लिए कविता जो है वो अति उत्तम साधन है। बालकों को अगर भाव जो मानव में जो समय समय पर बदलते रहते हैं, परिस्थितियों से जो अनुभूति होती है उसको कविता के द्वारा कैसे बालक जो है वो सीखते हैं, हमने ये सब बताया। और आज के इस कविता शिक्षण भाग 2 में हम ये बताएंगे कि कविता का शिक्षण कैसे किया जाए, किन विधियों से किया जाए, कविता को कैसे पढ़ाया जाए कि बालक जो है वो सही मायनों में उसका अर्थ समझे और कवि ने जो लिखा है उससे वो इधर उधर ना हो। तो हम ये भी जानेंगे कि विद्यालय स्तर पर या फिर बड़े लेवल की अगर हम बात करें तो कविता को कौन सी विधि से पढ़ाना किस स्तर पर उपयुक्त रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा फिर वहीं से करेंगे कि कविता में रस निहित होते हैं, कविता में बोध भी होता है, कविता में ज्ञान भी होता है, कविता में चरित्र निर्माण की ताकत भी होती है, कविता में भाव भंगिमाएं भी रहती हैं, कविता में कवि के उद्वेलित जो संवेग हैं वो भी निहित रहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें ये जानना है कि कविता के रस पाठ और बोध पाठ में फर्क क्या है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कविता का जो पाठ है वो 2 तरह से होता है। एक तो कविता में निहित जो रस है उनको जानना कि कौन सी अनुभूति है, आनंदानुभूति है, सौंदर्यानुभूति है या रसानुभूति है, इन चीज़ों को जानना। और दूसरा कविता में क्या ज्ञान है, क्या जो है उसमें बुद्धिमत्ता बताई गई है जो कि बालकों को सीखनी है या जो भी उस कविता को पढ़े उनको उसके बारे में जानना है। तो हम जब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ लेंगे, भेद समझ लेंगे, तब हम जो है कविता को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कवि की वाणी से जो विचार प्रस्फुटित होते हैं वही कविता है। कविता के शब्दों, शब्दार्थों, भाव भंगिमाओं का अवबोध हुए बिना रसों की अनुभूति करना असंभव है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कविता की धारा में बहकर जब हम कविता को पढ़ेंगे, जब हम पूर्णतः उस कविता में अपने आप को लगा देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम उस कविता को समझ ना पाएं। और अगर हम कविता की धारा में नहीं बहेंगे, कवि की जो भी जो कवि ने जो अलौकिक रचना की है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो या फिर वो कल्पना शक्ति के आधार पर हो, हमें उस लोक में जाना पड़ेगा जिन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो कवि है वो उस धारा में बहा है। तो जो कविता के शब्द होते हैं और जो उनके शब्दार्थ होते हैं और जो भाव भंगिमाओं का जो बोध होता है वो हमें जानना है बहुत। अगर हम इन चीज़ों को जो अभी तक बताई हैं, अगर इन चीज़ों को हम दिमाग में रख लेंगे तो कोई भी ऐसी कविता नहीं है जो हमारे समझ में ना आए।
हाँ, शब्दों के शब्दार्थ हमें ज़रूर जानने पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक कवि जो होता है वो किसी भी शब्द की जो रचना करता है वो बड़े अनूठे तरीके से करता है, और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस कविता विशेष में वो शब्द किस अर्थ में लिया गया है। कविता के जो भावानुरूप जो स्वर प्रवाह होते हैं उनके साथ अगर हम कविता को पढ़ते हैं तो रसानुभूति हमें मिलती ही मिलती है, और हम कविता में प्रयुक्त शब्दों को, अलंकारों को समझकर उनकी व्याख्या भी कर पाते हैं, और ये सब करते हुए हम बोध पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। अब सवाल आता है कि कविता का प्रभावपूर्ण शिक्षण करने के लिए जो अध्यापक है या जो व्यक्ति विशेष है जो कविता को पढ़ना चाहता है, जो विद्यार्थी विशेष है जो कविता को पढ़ना चाहता है, वो कौन सी प्रणाली से पढ़े, कौन सी वो विधि लगाए। सबसे पहले जो विधि आती है वो आती है गीत तथा नाट्य प्रणाली। आप सभी ने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पर छोटी आयु के बालकों के लिए बाल गीतों की रचना की जाती है। उन गीतों में ध्वन्यात्मकता इतनी होती है जिससे बालक का हृदय झंकृत होता है, और ये गीत जो होते हैं ये स्वर में अभिनय करते हुए गाए जा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे गाते हैं ना, जैसे चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दी प्याले में। तो इस तरह से जो कविता सुनाई जाती है वो उसमें सारी भाव भंगिमाएं की जाती हैं। तो नर्सरी के बच्चों को जब नर्सरी केजी या सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो कक्षा 1 तक भी जो है वो गीत के लय में कविता को पढ़ाया जाता है। इस विधि से पढ़ाने से लाभ क्या होते हैं कि ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक है। बालकों को खेल खेल में ही गीत भी याद हो जाता है, और गीत में प्रयुक्त जो शब्द हैं वो भी याद हो जाते हैं, और ये विधि जो है वो कविता में रुचि भी उत्पन्न करती है। और आपने सबने देखा भी होगा कि बच्चे बहुत सारी कविताओं को एक साथ याद भी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये विधि जो है वो बहुत ही उपयोगी है छोटी कक्षाओं पर। इस विधि में जो दोष नहीं आए इसके लिए आवश्यक है कि गला फाड़कर कविता का पाठ ना किया जाए। एक जो ध्वनि है उसको एक सीमित स्तर पर ही प्रयोग किया जाए, और यह ध्यान रखना चाहिए कि अंग संचालन आवश्यकता से अधिक ना हो, क्योंकि अंग संचालन जब आवश्यकता से अधिक होगा तो बालकों का ध्यान केवल और केवल अंग संचालन पर ही जाएगा, उन शब्दों पर, उस कविता पर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से इस विधि में एक ही सावधानी रखनी है कि अंग संचालन उतने ही हो जितने ज़रूरी हैं, और कविता को गीत के साथ पढ़ाया जाए। अब आती है दूसरी विधि। दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो अर्थबोध विधि या शब्दार्थ विधि प्रयोग की जाती है। इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। इसमें शिक्षक पढ़ाई जाने वाली कविता का पाठ पहले खुद करता है, और फिर वो विद्यार्थियों से अनुकरण करवाते हुए करवाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले अध्यापक जब करेगा तो बालक उसको देखेंगे, और उसके बाद प्रत्येक बालक जो है वो करेगा अध्यापक के पीछे। और अगर कक्षा छोटी है तो कई बार कुछ बालकों को या टीम बना दी जाती है, और बोला जाता है कि टीम ए जो है वो इस अंतरा को गाएंगी, कविता के एक भाग को गाएंगी, दूसरे भाग को दूसरी टीम गाएगी। इस तरह से वो अनुकरण करवाया जाता है। तो इस तरह से कविता के साथ ही कविता का अर्थ भी बालकों को बताया जाता है, शब्दों का अर्थ भी बताया जाता है, कविता क्यों लिखी गई है, किस कारण से लिखी गई है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा उपविषय उसमें लिया गया है, कवि ने क्या कल्पना की है या कवि ने क्या यथार्थ बताया है, ये सब विद्यार्थियों को बताया जाता है। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम में अधिक कठिन कविताएं अगर हो जाती हैं तो शिक्षकों द्वारा इस विधि को अपनाया जाता है, क्योंकि इस विधि से पढ़ाने से शब्दार्थ
अगर अच्छे तरीके से करा दिए जाएं और बालकों को अच्छे से उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, मतलब उसमें सम्मिलित किया जाए, तो बालक उसको जल्दी से सीख जाते हैं। अब हम बात करेंगे इस विधि के दोष की। इस विधि का दोष, सबसे पहला दोष तो ये है कि ये नीरस विधि है, क्योंकि इसमें अध्यापक बहुत कुछ बताता है बालकों को। कविता क्या है बताता है, कविता का विषय क्या है, कवि क्या है, कवि ने ये क्यों लिखा, शब्दों के अर्थ क्या हैं। इस तरह से जो है वो जो बालक हैं उनको शुरू में ये उबाऊ लगती है, जब तक उनको खुद को सम्मिलित नहीं कर लिया जाए। तो इस तरह से ये एक नीरस विधि है। दूसरा, इस विधि में छात्रों की अपेक्षा शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है। छात्र तो उसी समय सक्रिय रहेंगे जब उनसे बुलवाया जाएगा। इस विधि के द्वारा अर्थ ज्ञान तो मिल जाता है, परंतु भाव जो होते हैं उनका ज्ञान बालकों को नहीं मिलता, क्योंकि इस विधि में भाव भंगिमाओं की कोई जगह रही नहीं है। इस विधि के द्वारा सौंदर्यानुभूति करना भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें फालतू बातों को बताया ही नहीं जाता, केवल शब्दों के अर्थ और उनकी व्याख्या तक ही सीमित रहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, और इस विधि से पढ़ाना भी ना केवल कठिन है, बल्कि इसके कुछ दोष ऐसे हैं जो नीरसता की ओर बालकों को ले जाते हैं। तीसरे नंबर पर आती है व्याख्या विधि, जो आमतौर पर प्रयोग की जाती है। ये हर स्तर पर ही प्रयोग की जाती है व्याख्या विधि। ये शब्दार्थ विधि जो अभी तक हमने आपको बताई, उसका एक विकसित रूप है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए और माध्यमिक कक्षाओं के में कविता शिक्षण के लिए ये विधि उपयुक्त है। इस विधि में शिक्षक अर्थ के साथ साथ भाव, छंद और अलंकार भी बताता है। इस प्रकार इस विधि में कविता के भाव और कला पक्ष दोनों की ओर ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखिए कि मैंने कविता शिक्षण भाग 1 में बताया था कि कविता में भाव और कला पक्ष दो बहुत गहरे जो चीजें हैं, उनसे मिलकर ही कविता बनती है। तो इस व्याख्या विधि में भाव और कला पक्ष दोनों की ओर ध्यान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये व्याख्या विधि जो है कविता शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है, और व्याख्या विधि से पढ़ाने के लिए जो शिक्षक है वो उसी तरह से शब्दों के अर्थ भी बताएगा, और उसी तरह से वो भाव भंगिमाओं के बारे में भी बताएगा, और सब जो कला पक्ष और भाव पक्ष है दोनों की जानकारी बालकों को देगा। अब एक दो दोष तो सभी विधियों में है, तो ये विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में कला पक्ष को समझना बालकों के लिए बहुत मुश्किल है। शुरू में तो भाव पक्ष को ही समझाया जाता है, उनसे गा के उनको आनंद की प्राप्ति कराई जाती है बालकों को। तब तक तो उनको ज़्यादा अर्थों से और इससे कठिन शब्द भी उन कविताओं में नहीं होते हैं जो छोटी जो कविताएं होती हैं, है ना। तो इस तरह से ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा, काव्य का सौंदर्य विश्लेषण में नहीं है, उसकी संपूर्णता में है। तो यहाँ केवल और केवल विश्लेषण ही होता है, यहाँ संपूर्णता के साथ इसको नहीं लिया जाता। हालांकि इसमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों होते हैं, लेकिन इसमें जो संगीतात्मकता का जो पक्ष है, जो अलौकिक आनंद देता है, वो कहीं ना कहीं इस व्याख्या विधि में भी छूट जाता है। तो इस तरह से पूर्ण रूप से व्याख्या विधि भी ठीक नहीं है। चौथी विधि है खंडान्वय विधि। इस विधि को हम प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इस विधि में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियां अपनाई जाती हैं। शिक्षक प्रश्न करता है, कविता में निहित विचारों को, भावों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, और उन्हीं जो बातें बताई हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न करते हुए आगे भी बढ़ता है। तो इस विधि के प्रयोग हेतु कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर सावधानी रखेंगे तो ये विधि कुछ ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहिए, फिर ही प्रश्न पूछने चाहिए। दूसरा, प्रश्न का उत्तर निकलवाने में विद्यार्थियों की
सहायता करनी चाहिए, क्योंकि कई बार विद्यार्थी संकोचवश जल्दी से बताते नहीं हैं, तो उनको थोड़ा हमें क्लू देना चाहिए, उनको थोड़ा संकेत देना चाहिए और उत्तर लेने के लिए उनको तैयार करना चाहिए। और विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए थोड़ा अभिप्रेरित भी करना चाहिए, जिसको हम इंस्पायर करना बोलते हैं ना, कि उनको थोड़ा मोटिवेट करो कि दो उत्तर दो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो हम सही बताएंगे। तो यूं करके उनको मानसिक रूप से तैयार करना है, जिससे वो उत्तर देकर अपनी सहभागिता उस शिक्षण कार्य में दिखाए। तो ये विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें शिक्षार्थी सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग प्रश्नों का उत्तर देने में या ना देने में या उसको समझने में लगा रहता है। और कविता के विश्लेषण के द्वारा कवि के मनोभाव जो है वो शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये विधि काफ़ी हद तक बड़ी कक्षाओं में बहुत उपयोगी है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर देना बालकों के लिए जो है वो बहुत आसान काम नहीं रहता है। कुछ मेधावी जो छात्र छात्राएं होते हैं केवल वो ही जवाब दे पाते हैं। उसके बाद आती है तुलना विधि। इसके अंतर्गत एक ही पद की तुलना की जाती है, एक ही भाषा के अन्य कवियों की कविताओं से तुलना की जाती है, विभिन्न भाषाओं की कविताओं से भी तुलना की जाती है, एक ही कवि की जो दो कविताएं हैं उनकी भी आपस में तुलना की जाती है। तो ये तुलना 3 तरह से हुई, मैं फिर से बता देती हूँ। एक ही भाषा के जो 2, 4, 5, 10 जितने भी कवि हैं जिन्होंने कविताएं लिखी हैं, जैसे उदाहरण मैं दूं आपको तो मैं हरिवंश राय बच्चन की कविता भी आपको बताऊं, मैं रामधारी सिंह दिनकर की भी आपको बताऊं, मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी कविता आपको बताऊं, तीनों कवियों की कविताएं बता के मैं तीनों की तुलना करूं, तो ये एक ही भाषा के अन्य जो कवि हैं उनकी कविताओं से तुलना है। विभिन्न भाषाओं की कविताओं से, जैसे मैं बताऊं विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के बारे में ये लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने ये लिखा है, इस तरह से 2 भाषाओं के जो कवि हैं उन्होंने अलग अलग कविताओं की रचना की है, वो तुलना बताऊं मैं। या फिर मैं एक ही कवि की अन्य कविता से, रामधारी सिंह दिनकर कि मैं 2 कविताएं ले लूं और बताऊं कि इस कविता में उन्होंने ऐसे किया है, इस कविता में उन्होंने ये भाव लिया है, ये कला पक्ष रखा है, ये शब्द लिए हैं, ये जो टॉपिक है, ये विषय लिया है, ये अनुभूति है, इसमें ये रस निहित है। तो इस तरह से एक ही कवि की कई कविताओं से भी तुलना की जाती है। तो इस विधि का उपयोग लाभ क्या है कि भिन्न भिन्न कवियों को हम जान जाते हैं, उनका ज्ञान हो जाता है, और छात्रों की रुचि बहुत होती है इसमें कि अरे इसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, ये कौन है, ये कौन है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो एक कवि से जुड़ के नहीं रहते हैं, एक कविता से जुड़ के नहीं रहते हैं, अपितु वो कवि का जो कविता का जो संसार है उसमें वो उतर जाते हैं, उस सागर में वो गोता लगाते हैं। तो छात्रों में जो कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास जो होता है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा होता है। इसमें विद्यार्थी स्वयं अपने आप से भी ये तुलना करके कविताओं में जो निहित भाव होते हैं, निहित जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको याद रख सकते हैं और उनको जान सकते हैं। अब दोष की बात आती है कि इस विधि से पढ़ाने के लिए बहुत योग्य शिक्षक चाहिए, वरना वो तुलना ठीक से नहीं कर पाएंगे, और तुलना ठीक से नहीं हुई तो वो गलत हो जाएगा। और 2 व्यक्तियों की कविता अगर हम एक ही बात बताने जा रहे हैं तो उनमें एक ही भाव हो, ये बहुत कठिन बात है। तो यूं ढूंढने में अध्यापक का समय भी बहुत लग जाएगा कि कौन से कवियों की तुलना कैसे की जाए। यह विधि केवल और केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के बालक इस विधि का उपयोग नहीं कर पाते। फिर 6 नंबर पर बात आती है दंडान्वय विधि की। ये जो प्रणाली है, ये जो विधि है, ये शब्दार्थ करने में सहायक सिद्ध होती है। शब्द क्रम गद्य के रूप में ना हो, वो कविता के रूप में हो। वाचन और पद छेद के शीघ्र पश्चात पद्य को दंडान्वय रूप दिया जाता है। ऐसा करने के लिए मुख्य खंड जो है उसको ढूंढा जाता है, उसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, मुख्य क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, वो सब जाना जाता है और फिर वो बताया जाता है। उसका बताने का क्रम क्या रहेगा? कर्ता के विशेषण, कर्ता, कर्म के विशेषण,
कर्म और अन्य कारक शब्दों के विशेषण और दूसरे कारक शब्द। तो इस तरह से दंडान्वय प्रणाली में क्रिया के शब्दों को संश्लेषणात्मक क्रम में रखा जाता है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहते हैं। कविता पाठ के अन्य सोपान ज्यों के त्यों रहते हैं। कर्ता और कर्ता के अन्य शब्दों जैसे कर्म, विशेषण, क्रिया को शिक्षक छात्रों से ही उद्बोधित कराता है। ऐसा करने के लिए वह उनमें उपयुक्त प्रश्न पूछेगा और फिर वह अन्वय करेगा। इस प्रकार व्याख्या हो जाएगी। अगर हम इस विधि की दोष की बात करें तो बहुत मुश्किल है कि जो इसमें जो संश्लेषणात्मक जो क्रम है वो बनाना प्रत्येक अध्यापक के बस की बात नहीं है। अनुभवी अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी है। छात्र पहले से ही तैयार क्रम को कई बार जान जाते हैं और फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं और केवल अध्यापक ही उसको करता हुआ रह जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है बालक जो हैं वो ज़्यादा इसमें सक्रिय नहीं रहते हैं। तो ये विधि भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम उपयोगी रहती है। इसमें जो पूछे गए प्रश्न जो व्याकरण संबंधी होते हैं वो निरस्ता भी उत्पन्न कर देते हैं कई बार। तो इस तरह से कोई भी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं कही जा सकती। अब प्रश्न ये उठता है कि अध्यापक कविता शिक्षण के लिए जो है किस विधि का प्रयोग करे। कविता शिक्षण में एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उनको सम्मिलित करते हुए किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में केवल गीत प्रणाली और अभिनय प्रणाली को ही लिया जाना चाहिए और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा बच्चों को भावानुभूति कराई जानी चाहिए। और लंबी कविताओं के लिए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में खंडान्वय विधि और तुलना विधि का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। अतः अध्यापक को शिक्षण विधियों का साधन जो है प्रयोग करते हुए बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और कई बार तो ऐसा अध्यापक को करना चाहिए कि वो सभी विधियों का समावेश करते हुए अपने विद्यार्थियों का बुद्धि लब्धांक जानते हुए, अपने विद्यार्थियों की बुद्धि क्षमता को जानते हुए विधि का उपयोग करना चाहिए और उसी के आधार पर जो है उसको पढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कविता शिक्षण है वो अपने आप में बहुत जो है आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। कला पक्ष और भाव पक्ष को एक साथ पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो अध्यापक का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, उसकी जो क्षमता है वो भी बहुत मायने रखती हैं। विद्यार्थियों का इन्वॉल्वमेंट है, विद्यार्थियों का जो सम्मिलित किया जाना है वो बहुत मायने रखता है। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थियों की जो रुचि है उसको जागृत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तब जाकर कविता में कहीं रुचि के अनुसार बालक उसको पढ़ पाते हैं और उसके कला पक्ष और भाव पक्ष को जानकर उस कविता के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता शिक्षण भाग 2 में हमने जाना कि कविता शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, उनके दोष कौन कौन से हैं, हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए। तो इसको समअप करते हुए मैं ये बता दूं कि किसी भी स्तर पर कोई एक विधि ज़्यादा उपयोगी नहीं है। केवल प्राथमिक स्तर पर जो गीत प्रणाली है वो उपयोगी है। उसमें जब प्राथमिक स्तर पर कक्षा 2, 3, 4 पर हम चलते हैं तब अर्थबोध और जो व्याख्या है उसको सम्मिलित किया जाता है। लेकिन बिल्कुल छोटी कक्षाओं में प्री नर्सरी, नर्सरी, KG 1 तक जो है गीत प्रणाली उपयोगी है। उसके बाद जो है हमें वो विधि लेनी है कि कविता का स्तर क्या है। कविता कठिन स्तर की है तो हमें कौन सी विधि का उपयोग करना है, ये सब अध्यापक को सोच विचार कर सभी विधियों का थोड़ा थोड़ा पार्ट उसमें सम्मिलित करते हुए अपने बालकों को जो पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करते हुए कक्ष में जो है कविता का शिक्षण
करना चाहिए। इसी तरह से जो विद्यार्थी स्वयं पाठी हैं, जो खुद से कविता का पाठ कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो हर तरीके से कविता को समझने का प्रयास करें। वो उसमें जो निहित जो अर्थ हैं उनको भी जाने, वो उसमें जो निहित जो भाव पक्ष है, कला पक्ष है, उसमें जो क्या कवि बताना चाहता है, इस तरह को जानते हुए वो स्वयं भी इन विधियों का उपयोग करते हुए कविता को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने कविता शिक्षण भाग 2 को संपूर्ण किया।